वंदे माँ शारदे। आप सीख रहे हैं विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह में हम सिखा रहे हैं आपको विवरण चिन्ह। विवरण क्या होता है? ठीक है, विवरण चिन्ह लगाते समय लेकिन हमें ये नहीं पता होता वास्तव में क्या है ये, इसका नाम क्या है। नाम है विवरण चिन्ह, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोलन डैश। ये तो कोलन का साइन है और ये डैश वाला साइन है, दोनों मिलकर क्या बन गया? कोलन डैश। दिस इज कोलन एंड दिस इज डैश। परिभाषा क्या है इसकी? जब किसी वाक्य के बाद कोई सूची देनी हो या विश्लेषण करना हो, ठीक है, अर्थात व्यापक जानकारी से पूर्व हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह को लगाते हैं। कौन से को? कोलन डैश, यानी विवरण चिन्ह को हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक प्रश्न पत्र आया, और प्रश्न पत्र में क्या होता है? निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए लिखा होता है। तो क्या होता है? उसके बाद में कोलन डैश लगा होता है, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं लोग? विराम चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन वो नियम अनुसार गलत है। सही सीखिए, आप सही समझिए, आपको क्या लगाना है? कोलन डैश। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने ये प्रश्न यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। ये भी एक तरीके प्रश्न समझिए। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग करो, आपको ये ढंग से मतलब बताया जा रहा है, विशेष कहा जा रहा है कि आपको ये करना है। किस तरीके करना है? आप मुहावरे दे रखिए और उनको आप अपने वाक्य बनाने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, सरोज स्मृति कविता। ठीक है, ये विशेष है कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये आपका एक, जैसे कहना चाहिए, बुक का नाम हो सकता है, किसी आपके चैप्टर का नाम हो सकता है, या फिर किसी एक विशेष खंड का नाम हो सकता है। ठीक है, तो सरोज स्मृति कविता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये भी इसी तरीके का है आपका एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, भाषा के 2 प्रमुख रूप हैं। फिर हमने क्या किया? कोलन डैश लगा दिया, यानी विवरण चिन्ह लगा दिया। कौन कौन से? उच्चारित भाषा और लिखित भाषा। 2 तरीके होते हैं। उच्चारण करने वाली, इसको मौखिक बोलते हैं, और लिखित भाषा सब लिखते हैं, वो सब जानते हैं लिखित भाषा कौन सी होती है। आगे अगला एग्जाम्पल है, भारतीय सभ्यता का सूत्र है। क्या सूत्र है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसको लिखने से पूर्व हमने क्या किया? यहाँ पर कोलन डैश लगाया, यानी विवरण चिन्ह लगाया। अब हम अपनी बात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? कोलन डैश का प्रयोग करते हैं। दिस इज कोलन एंड दिस इज डैश, कोलन डैश। तो इसलिए ये हुआ आपका कोलन डैश। और इसके बाद में अगला विराम चिन्ह आपको सिखाया जा रहा है, कोष्ठक। कोष्ठक कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है? देखिए आगे कोष्ठक। आगे देखिए कोष्ठक चिन्ह। ठीक है, कोष्ठक में क्या होता है? इस तरीके का ये कोष्ठक बनता है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। और ब्रैकेट का प्रयोग हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये छोटा ब्रैकेट कहलाता है, ये मंझला ब्रैकेट कहलाता है, और ये बड़ा ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, और ब्रैकेट कैसे खोले जाते हैं? देखिए, जब हमारे पास सामने कोई इस तरीके का प्रश्न आता है, इसको हल कीजिए, तो उसमें क्या होता है कि आपके चिन्ह लगे होते हैं इस टाइप के। ठीक है, भाग का भी होता है, यानी कि, और गुणा का होता है, जोड़ का, घटाने का। सूत्र क्या है इसका? काको भागु जोगा। मतलब यह है कि ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, वो तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें क्या होता है? ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये डिब्बा है आपके सामने। कैसा डिब्बा है? ट्रांसपेरेंट डिब्बा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट डिब्बे के अंदर जो है आपने कुछ माल मसाला भरा हुआ है। ठीक है, उसका आप किस तरह देखेंगे? देखिए परिभाषा, किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, अर्थात कोष्ठक के अंदर, उसको हम कोष्ठक बंद कर लेंगे। ठीक है, मुख्यतः उस सामग्री, यानी बंद करने के लिए, अर्थात कोष्ठक के अंदर जो मुख्य सामग्री होती है उसको हम बंद कर लेंगे। ठीक है, को रखते हैं, जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी उससे पृथक किया जा सकता है। मुख्य वाक्य के अंग भी हैं, उसको हम पृथक भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और बात करते करते जो है उसको, आपको थर्ड पर्सन को कभी ये ना पता हो कि ये कौन है। ठीक है, हम लिख रहे हैं तो उसे हम बताने, अरे नहीं भाई, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो वहाँ रहता है, फला स्थान पर रहता है, मान लीजिए सिविल लाइन्स पर रहता है। अरे सिविल लाइन्स, अच्छा वही तो जो पुरानी वाली है, नई वाली है। तो क्या करेंगे उसमें हम? तो हम उसको कोष्ठक में लिखे बताएंगे, उसको हम क्लियर करेंगे। किस तरीके क्लियर करेंगे? लिखते समय तो हम ब्रैकेट से क्लियर करेंगे। ठीक है, और बताने में ओरली बता देंगे, अरे वही तो है, इस तरीके ओरल हम बता देंगे। अब यहाँ देखिए, उन दिनों निराला जी, ये हमारा एग्जाम्पल है। उन दिनों निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी। देखिए, निराला जी कौन है सब जानते हैं वैसे तो, लेकिन लिखते समय क्या करेंगे? हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे।
कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी प्रयाग में रहते थे। अगर मान लीजिए हम ये पूरा सेंटेंस आपके सामने बोला कि उन दिनों निराला जी प्रयाग में रहते थे, तो ठीक है। अब बहुत लोगों को नहीं पता निराला जी कौन है। निराला जी को क्या किस तरह दर्शाया हमने? ब्रैकेट में लिख करके। कैसे? सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका पूरा नाम ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये उनका उपनाम था। ये हम आपको एग्जाम्पल पहले भी करा चुके हैं, लेकिन वो उपनाम लिखने में तो उसका प्रयोग करते हैं, तब आपको चिन्ह में कराया था। अब आगे देखिए, क्रम सूचक अंक, जब हम क्रम लिखते हैं, अब जैसे क्रम क्या लिखेंगे? जैसे 14, 15, 16 या 1, 2, 3, 4 XYZ जो भी अंक हो सकते हैं कुछ भी, तो उनको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो उनके लिए भी हम इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं जो हमने आपको दर्शाया है। तो ब्रैकेट का प्रयोग तो यहाँ पर हुआ। और क्रम सूचक अक्षर लिखने में भी कर सकते हैं, जैसे क ख ग घ ड़, इस तरीके लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट का प्रयोग होता है, यानी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग इस तरह किया जाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने ये वाला लिया है, संज्ञा के मुख्य भेदों का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। अब विवेचन कौन से का कर रहे हैं हम? कौन से भेदों का कर रहे हैं? अब 3 भेदों का कर रहे हैं। 3 को क्या किया हमने? ब्रैकेट में बंद करके दिखा कि हम इन 3 का विवेचन करने जा रहे हैं। हम आपको इन 3 के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से वो है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञा के भेद हैं। तो इन तीनों को हमने कोष्ठक के माध्यम से आपको दर्शाया है, ब्रैकेट के माध्यम से, यानी कोष्ठक के माध्यम से, कि हाँ भाई इनके बारे में बता रहे हैं हम। संज्ञा के भेद तो बता रहे हैं, लेकिन इन 3 के बारे में हम आपको बताने के लिए आगे जा रहे हैं। तो आपके स्मृति में आ जाएगा, हाँ भाई ये 3 भेद हमें बताए जाएंगे। संज्ञा के जो 3 भेद हैं इनका वर्णन किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिए आप, हम देख रहे हैं, देखिए कोष्ठक चिन्ह। अब देखिए कोष्ठक चिन्ह जो है नाटकों में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर हम एक नाटक देख रहे हैं तो देखते में हमें पता लग जाएगा कि इसकी भाव भंगिमाएं कैसी हैं। ये हंस रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, ठीक है, किस तरीके रहा है, या जम्हाई ले रहा है इत्यादि। और उसका जो है गुस्से में है या एक प्रसन्न मुद्रा में है, वो सारी मुद्राएं जो हैं वो हम इस पर देख तो सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष देख सकते हैं। लेकिन जब हम एक नाटक लिख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक में किस तरीके से हम पहचान करेंगे? देखिए टीवी में जब आप देखते हैं कोई नाटक चल रहा है तो आप देख लेंगे हाँ भाई कैसा है, गुस्से में है ये, ठीक है। लेकिन जब उसको लिखेंगे, नाटक लिखा जाता है, उसके पात्रों के बारे में बताया जाता है, ये पात्र क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, तो उसके बारे में जो है हम कोष्ठक चिन्ह के माध्यम से पूरी जानकारी हमें मिलती है। देखिए अब उसकी जो हाव भाव हैं, नाटक के पात्रों के हाव भाव, क्रियाकलाप आदि की सूचना देने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी पात्रों के कथन से पूर्व किया जाता है, ठीक है। वो कहना क्या चाह रहे हैं, किस मुद्रा में कह रहे हैं, ठीक, कैसी हाव भाव है उनके कहने के, क्रोधित मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा है, और जो भी कुछ है जैसी मुद्रा उनकी है, तो वो क्या है हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। किस तरह करते हैं? देखिए माता, देखिए अब ये समझ लिए एक तरीके से नाटक चल रहा है या कुछ भी है, यह संवाद चल रहा है, ठीक है। किस तरीके से समझ रहा है? माता क्रोधित होते हुए, ठीक है, गुस्सा होते हुए, क्रोधित होते हुए किस तरह कह रही है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, ठीक है। तो माता कह रही मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तो ये कहा तो जा रहा है, लेकिन किस मुद्रा में कहा जा रहा है? गुस्से की मुद्रा में कहा जा रहा है, ठीक है, यानी क्रोध की मुद्रा में कहा जा रहा है। तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट से दर्शा दिया, क्रोधित होते हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब अनुरोध भरा स्वर हो, किसी से हम याचना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी से कोई हम सहायता मांग रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीका, उसके लिए भी हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। राजन, अब राजन कौन कह रहा है? ये कोई सेवक कह रहा है या कोई दास कह रहा है, क्या अनुरोध कर रहे हैं उनसे? राजन अनुरोध भरे स्वर में, अनुरोध भरे स्वर में जैसे कोई हाथ जोड़ के कहता है, ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा कर देंगे, आप मेरे लिए एक मकान बनवा देंगे, आप मेरे लिए एक गाय का प्रबंध कर देंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके यहाँ क्या कह रहे हैं राजन, अब क्या है, अनुरोध भरे स्वर में, जो दास है, जो सेवक है, जो विनती कर रहा है, विनती करने वाला व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, अनुरोध भरे स्वर में क्या बोल रहा है, आप मुझ दास पर कृपा करें, ठीक है, आप मुझ दास पर कृपा करें, या मुझ पर कृपा करें, या मेरे लिए कृपा करके ऐसा कुछ करें, कुछ भी चीज़ है जैसे याचना की जा रही है, मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर स्वर कैसा है, अनुरोध भरा स्वर, ठीक है, अनुरोध करना, यानी कि एक याचना करनी एक ढंग से। और यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए हमने क्या किया, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी कि आपका ब्रैकेट का प्रयोग किया है।
अब देखिए कुछ ऐसे नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध है, ठीक है। गौतम बुद्ध को तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके स्थान पर अगर हम सिद्धार्थ बोलते हैं तो सिद्धार्थ कौन से वाले सिद्धार्थ? सिद्धार्थ जो है कई नाम हैं उसमें, हमारे इतिहास में हम देखेंगे तो कई नाम हमारे सामने थे, उसमें सिद्धार्थ नाम के भी हैं। तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। कौन से सिद्धार्थ की? कैसे बताएंगे उसको हम? ब्रैकेट में शो करके। किस तरह ब्रैकेट में किस तरह दर्शाएंगे? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी सिद्धार्थ, ब्रैकेट में लिखेंगे गौतम बुद्ध। अब क्लियर हो गया? सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। लौकिक। अब लौकिक क्या होता है? लौकिक होता है सांसारिक, इस लोक का, इस संसार का, ठीक है। यानी लौकिक का मतलब सांसारिक। तथा परलौकिक। परलौकिक क्या होता है? ईश्वरीय, ठीक है। परलौकिक क्या होता है? ईश्वरीय। ईश्वरीय शक्तियों की टकराहट से मनुष्य कहाँ तक बचेगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए कोई किसी के उपदेश हैं, संत के हैं, महात्मा के हैं, किसी साधु के हैं, किसी महान व्यक्ति के हैं, किसी के भी हो सकते हैं। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? लौकिक तथा पारलौकिक शक्तियों की टकराहट से मनुष्य कहाँ तक बचेगा। तो लौकिक को किस तरह दर्शाएंगे हम? लौकिक को कैसे बताया हमने? लौकिक का एक तरीके से हमने मीनिंग यहाँ क्लियर किया। लौकिक यानी सांसारिक, संसार संबंधित, और परलौकिक का ईश्वर संबंधित, ईश्वरीय। तो इनको भी हमने कोष्टक चिन्ह से दर्शाया है। और आगे देखें, जब पंडित जी, और इसको हमने कैसे दर्शाएंगे? पंडित जी। अब पंडित जी का नाम कैसे क्लियर करेंगे? पंडित जी का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जब पंडित जी, ब्रैकेट में लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहां पहुंचे तो नेताजी ने उठकर उनका स्वागत किया। नेताजी कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये पंडित जी को हमने कैसे शब्द में बताया? कोष्टक में लिख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेताजी को किस तरह बताया हमने? सुभाष चंद्र बोस करके। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे कोष्टक चिन्ह जो है यहाँ पूरा होता है। आगे हम आपको अगली वीडियो में अगला चिन्ह बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।